तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूरी तरह से अलग से डिफाइंड नहीं है हमारी बुक में, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, हमको इसको समझना ज़रूरी है। छोटा सा वो समझ लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। फ़िज़िकल क्वांटिटी जैसे एग्जांपल पहले हम इसका देते हैं, जैसे जो लेंथ होती है जो हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, मीटर में, जैसे मास होता है जिसको हम ग्राम्स किलोग्राम से मेजर करते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी की सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है कि अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते? जैसे गुस्सा आना। कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है, तो आप इसको नंबर की फॉर्म में मेजर करके डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। आप नहीं बता सकते कि मेरे को 2 किलोग्राम्स या 2 किलोमीटर्स या 3 आवर्स ऐसा गुस्सा नहीं है, तो गुस्से को मेजर नहीं कर सकते। इसी तरीके से हैप्पीनेस को भी मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि इनको मेजर नहीं कर सकते इसलिए ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, इन दोनों को मिला के फिज़िकल क्वांटिटी बनती है। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक तो उसकी यूनिट और दूसरा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं जिससे फिज़िकल क्वांटिटी बनती है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। इसके 2 पार्ट्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और दूसरा जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ये क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ आप बाज़ार गए, बाज़ार से कुछ फ्रूट्स परचेज़ करके लाए जिनका मास कितना था, 2 kg। तो 2 क्या है, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है, और ये जो kg है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ यूनिट। जैसे सपोज़ मैं कहूँ कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट इज़ सपोज़ 175 सेंटीमीटर्स। तो 175 इज़ व्हाट, दिस इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, एंड दिस सेंटीमीटर इज़ व्हाट, यूनिट। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो वीडियो है वो कितने ड्यूरेशन का है, तो सपोज़ इट इज़ ऑफ 15 मिनट्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपने टाइम को मेजर किया यहाँ पे, तो 15 इज़ व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दिस मिनट इज़ व्हाट, यूनिट। जैसे सपोज़ आप देखें जब कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी है, तो आपने मुझे बताया सर हम लोग जा रहे थे 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो इन दिस केस 60 इज़ व्हाट, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड किलोमीटर पर आवर दिस इज़ व्हाट, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन से 2 पार्ट हो गए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अदर वन इज़ यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के फिजिकल क्वांटिटी बनती है। ओके और फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है, फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है या नहीं है। वैसे तो आप जब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। लेकिन हम यहाँ पर जो पैरामीटर ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर डायरेक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में इन्वॉल्व है, उसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि स्पीड, जैसे मास हमने डिस्कस किया, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। ओके, फोर्स भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी।
तो डिपेंडिंग ऑन के डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है डिफाइन करने में या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसका एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी का डिस्टेंस, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और इसका एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे, डिस्टेंस के साथ। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने देखा कि हमें इस चैप्टर में क्लास 9 में स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो देख लेते हैं बुक में पहले क्या लिखा हुआ है, फिर समझते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। ओके, कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करिए जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, और ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। मतलब हम इस ऑब्जेक्ट की जो कि ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है चलना, इसकी जो लोकेशन है, इसका जो मोशन है, इसके ही रेस्पेक्ट में हम, ओ के रेस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे, इसलिए हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ओके, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। ओके, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जिसने ओ से मूव करना शुरू किया, सी पर गया, सी के बाद बी पर गया, ओके, एंड बी के बाद कहाँ गया, ए पर। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, ए पे। देन इट मूव्स बैक along the same path and reaches C through B। ए पर ये भाई साहब रुके नहीं, ये ए से फिर वापस चले और बी से होते हुए कहाँ पहुँच गए, सीधे सी पे। तो अभी ये कहाँ पर है, पॉइंट सी पर है। ओके, ठीक है, देन इट मूव्स बैक along the same path and reaches C through B। ये हमने देख लिया। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने जो पाथ कवर किया, पाथ क्या है इसका, ओ से सी, सी से बी, बी से ए, ए से फिर वापस सी पे थ्रू बी। तो ये जो पूरा पाथ है, इसकी लेंथ कितनी होगी, सिंपल है। पहले आप देखिए ओ से ए तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखिए 60। ओ से ए तक की लेंथ हो जाएगी 60, और ए से सी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए से पॉइंट सी 60 माइनस 25 मतलब 35। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी, किसकी लेंथ, उस पाथ की जिस पर इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 मतलब 60 प्लस 35, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू 95 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स अपने मन से नहीं लिया है, यहाँ पर दिया हुआ है इसका स्केल किलोमीटर्स। तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ओ सी, दैट इज 60 प्लस 35 विच इज़ 95 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो पाथ है जो इसने कवर किया, इस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमको फर्क नहीं पड़ता इस बात से किस डायरेक्शन में मूव किया, ये पहले ओ से ए पे गया फिर वापस लौट के आया, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ किससे मतलब है, जो पाथ इसने कवर किया उसकी लेंथ कितनी है।
मतलब क्या कि इस डिस्टेंस को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए कैसी क्वांटिटी है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड by specifying only their numerical values. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. From this example, you can find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. अब एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होने जा रही है जिसमें हम देख रहे हैं क्या कि फाइनल पोजीशन और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। फाइनल पोजीशन क्या थी इसकी? ये C। फाइनल पोजीशन क्या थी इसकी? C। दिस इज़ फाइनल पोजीशन, मतलब यहाँ पर आके रुक गया था। और इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी? O। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है मतलब कि 25 किलोमीटर्स, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें भी डायरेक्शन कहीं इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। सपोज ये जो 95 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया है, अगर यहाँ से इस पॉइंट से, अगर यहाँ से इस पॉइंट से ये लौट के नहीं जाता, मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की होती, तो और इस डायरेक्शन में ये 35 किलोमीटर्स मूव करता, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस तो फिर भी कितना रहता? 95 किलोमीटर्स ही रहता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब 95 किलोमीटर्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो डायरेक्शन चेंज हुई तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। पहले कितना था? 25 किलोमीटर्स, अब कितना हो गया? 95 किलोमीटर्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का एक रोल है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट? यस, इट कैन बी। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1, मतलब ऊपर जो फिगर है उसमें जो एग्जाम्पल दिया है, फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A द डिस्टेंस कवर्ड इट 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर्स। अगर उस ऑब्जेक्ट ने मोशन यहाँ पर यहीं तक किया होता, मतलब ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाती। कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो इस केस में डिस्टेंस कितना था? 60 किलोमीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना हो जाता है? 60 किलोमीटर्स। मतलब जब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस पर्टिकुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered is equals to 85 kilometers, while the magnitude of displacement is how much? 35 kilometers. लेकिन अब क्या हुआ? वो लौट कर आ गया कहाँ पर? B पर। वो लौट कर आ गया B पर। मतलब पहले तो वो O से A तक मूव किया और फिर उसके बाद A से B पे लौट के आ गया। तो इस केस में जो फाइनल पोजीशन होगी वो B हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन B हो गया, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, मतलब लेंथ ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा? 60 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है? 25, तो ये कितना हो गया? 85 किलोमीटर्स। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर्स। मतलब अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की ऑब्जेक्ट ने, पहले यहाँ, फिर यहाँ से लौट के यहाँ पर, इधर नहीं गया वो सीधे डायरेक्शन में, वो लौट के आ गया, डायरेक्शन चेंज की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो गई। ओके, दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, यानी कि 85 किलोमीटर्स।
Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be zero, but the corresponding distance covered is not zero. Yes, this is very interesting fact. क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जिसने मूव किया और लौट के यहीं पर आ गया, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ हो जाएगी, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि वो ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे भी इंस्टेंसेस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट लौट के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ज़रूर रहती है। इफ़ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ओ, मतलब वो लौट के अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। However, the distance covered in this journey is OA plus AO, मतलब 60 किलोमीटर plus 60 kilometers, that is 120 kilometer. Thus, two different physical quantities, the distance and displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with respect to initial position at a given time. तो ये जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के मोशन को और उसकी पोजीशन को दोनों को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं।